वेलकम टू माय बीएसपी कोचिंग में स्वागत है आप सभी का मेरे बीएसपी कोचिंग में। मैं आपको 2024 का राजीव अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराती हूं। और अनसॉल्व पेपर का मतलब क्या होता है, जो पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन यानी पेपर होते हैं, उन पेपरों को अनसॉल्व पेपर के अंदर 7 सेटों के रूप में रख दिया जाता है। तो उन्हीं को मैं एक एक करके सभी सेट सॉल्व कराऊंगी फ्रेंड। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे फ्रेंड। इसमें सारे अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराई जाती है A to Z। यदि आपने अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लिए तो फ्रेंड आपके 90+ 80+ तो बन ही जाएंगे, यदि आप अनसॉल्व पेपर केवल सॉल्व करके जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको सेट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 दूंगी, जिसमें मैं आपको खंड 2 पढ़ाऊंगी, खंड द पढ़ाऊंगी फ्रेंड। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ खंड द में आपको क्या पढ़ाना। खंड द में मैं आपको परमाणु, पहला खंड द से स्टार्ट करना है, चौथे कक्षा से। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक व वर्गीकरण कीजिए, परिभाषा करनी है। ठीक है, परिभाषित कीजिए। हम तो इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कर दें, लाइक बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या है कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान। तो जो परमाणु क्रमांक है तो हमें क्या लिख देना है, समस्थानिक और समभारी। समस्थानिक में क्या होता है कि समस्थानिक में ये होता है कि जब कोई भी तत्व होता है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक कोई भी तत्व जिनके क्या परमाणु क्रमांक। देखिए आपको पहले क्या लिखना, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक वर्गीकरण करना है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर करते हैं, तो यह समस्थानिक आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, फिर आपको समस्थानिक संभारिक है इसमें लिखना है। समस्थानिक परिभाषा क्या होती है, जब कोई तत्व या किसी तत्व या एक ही तत्व के जो जो क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं, एक ही तत्व। क्या समझना बात को, रिलैक्स माइंड, रिलैक्स समझो। फोकस एंड फोकस, कैमरा फोकस, बच्चों फोकस। क्या करना है, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व के वे, ठीक है, वे परमाणु, क्या समझना, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। समझना, समझ गए, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है। ठीक, क्या समान है, परमाणु क्रमांक समान है। क्या परमाणु क्रमांक समान है, परंतु परमाणु भार क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आपको ध्यान पूर्वक जरूर सुनना है। ठीक, लिखिए कि समस्थानिक संभारिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व, एक क्या लिखना है, एक ही तत्व के वे परमाणु, ठीक, वे परमाणु, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान हो, समान हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार, सॉरी, परमाणु भार क्या हो, ये कट कर दिए, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, 2 बार लिखना है, भिन्न भिन्न, तो 2 बार लिख देते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ठीक है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें ही समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं,
समस्थानिक कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिखना है, ये हो भरे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आप लिखेंगे संभारिक। समस्थानिक हो गया, अब संभारिक लिखेंगे। संभारिक, क्या लिखना है? संभारिक। तो संभारिक में लिखेंगे, देखिए अभी जाइएगा नहीं, एक सेकेंड। संभारिक में क्या लिखना है? जिसमें क्या हो? भार समान हो। संभारिक, संभारिक, समझना, तोड़ है भारिक। संभारिक यानी सम में समान, भारिक यानी भार, जिनमें समान भार हो तथा परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उन्हें संभारिक कहते हैं। इसी का उल्टा समस्थानिक होता है, उसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। असंभारिक में क्या होता है कि भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इसे भी लिखेंगे एक ही तत्व के हुए परमाणु। आपको सेम टू सेम लिखना है, देखिए इसी तरह लिखना है, आपको बताते हैं हम। एक ही तत्व के हुए परमाणु लिखना, लिख लीजिए। ये संभारिक में भी इस तरह लिखना है, एक ही तत्व के हुए परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, आपको परमाणु क्रमांक नहीं लिखना, आप जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, आप इधर लिख लीजिए भिन्न भिन्न। इधर आप भिन्न भिन्न लिख लेंगे तो बिल्कुल वही हो जाएगा। आप किसकी परिभाषा हो जाएगी? इधर लिख लीजिए दो बार, भिन्न भिन्न। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न की जगह समान लिख लीजिए, समान हो, समान हो। ठीक है, इधर लीजिए समान हो। समस्थानिक की जगह लिख लीजिएगा संभारिक, संभारिक कहलाते हैं। ठीक, संभारिक कहलाते। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। समस्थानिक और संभारिक का मतलब आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो पहले जो लिखी थी परिभाषा इसमें, तो समस्थानिक की हो गई थी। जब हमने संभारिक की परिभाषा सेम टू सेम लिखना, केवल चेंज क्या करना है? संभारिक की जगह, संभारिक में क्या करना है? परमाणु क्रमांक को भिन्न भिन्न कर देना है और भिन्न भिन्न की जगह समान कर देना है, और समस्थानिक की जगह संभारिक कर देना है, तो आपको संभारिक की परिभाषा भी मिल जाएगी। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए स्टार लगा, इसे तो हम करेंगे नहीं क्योंकि स्टार लगे क्वेश्चन हमें नहीं करना क्योंकि वो हट चुके हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चौथे का क्या करेंगे? किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण लिखिए। निम्नलिखित है, ज्ञात करना है। ठीक है, धारा का वर्ग, माध्य मूल मान और आवर्त, देखिए आपको दिख रहा है ना, देखिए आवर्तकाल एवं धारा वोल्टता के बीच कालांतर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो देखिए आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो आई दिया था इसमें 3.5 ऐसे लिखना है आपको। ठीक, साइन 628t आपको उसी तरह लिख लेना, पहले जैसे लिखा था उसमें। आपको फिर क्या करना है? एम्पियर लिख देना है। ठीक, एम्पियर, एम्पियर लिख देंगे इधर। ठीक, इधर लिखते नहीं बन रहा है फ्रेंड, एम्पियर लिख देंगे। आपको फिर क्या करना है? क्या करना है इसको कि क्या कहते हैं, समांतर नहीं, सॉरी, आपको तुलना करनी है। ठीक है, आपको कैसे तुलना करनी है? देखिए आपको तुलना करना है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कालांतर, इस तरीके से आपको क्या करना है फ्रेंड? तुलना करना है। ठीक है, जब इससे आप तुलना करेंगे, इसकी ये क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, जब इसकी तुलना आप इसमें करेंगे, देखिए तो आपको आई नॉट का मान कितना मिला? 3.5। ठीक, इतना मिला आपको। ठीक, ये मिल गया मान। फिर इसके बाद देखिए साइन से साइन तो कट जाएगा। ओमेगा टी का मान देखिए कितना दिया गया है, आपको दिखाते हैं। ओमेगा टी का मान कितना? देखिए ओमेगा टी का मान 628 दिया गया है ना, तो हम 628 लिखेंगे ओमेगा टी का मान। देखिए ओमेगा टी का मान कितना है? 628। ठीक, ओमेगा टी का नहीं, अगर टी से टी देखिए कट जाएगा तो ओमेगा भर रख लीजिए, ओमेगा का मान 628 हो जाएगा। ठीक, और फिर देखिए कालांतर का मान देखिए कितना दिया गया। कालांतर का मान देख लीजिए, पाई बटे
6 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, पाई बटे 6 प्लस का है फ्रेंड ये। ठीक, ये प्लस का है, देखिए ये प्लस का है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, ये कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि क्या करेंगे आप, ध्यान पूर्वक सुनिए, बिल्कुल फोकस होना चाहिए पढ़ाई में। जब फोकस करेंगे तभी समझ में आएगा। फोकस फोकस कैमरामैन फोकस। आपको ओमेगा का मान और फाई का मान तो मिल गया ना। अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या क्या करना है, तो आपको ज्ञात क्या क्या करना है, देखिए मैं इधर लिख देती हूँ कि ज्ञात क्या करना है आपको। ठीक, पहले तो आपको ज्ञात करना है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग क्वेश्चन में दिया गया है, वर्ग माध्य मूल मान, मूल मान, ये आपको याद करना, पहले ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर में ज्ञात करना है कि आवर्तकाल, ठीक, आवर्तकाल क्या करना है आपको। दूसरे नंबर में आपको आवर्तकाल ज्ञात करना है। तीसरे में आपको धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, ये ज्ञात करना है। ठीक, सेकेंड, ये थर्ड, तीनों आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हम एक एक करके सभी को ज्ञात करेंगे सभी। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है देखिए हम पहले धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, तो देखिए IMRS हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो IMRS का सूत्र याद रखना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है I0 अपॉन √2, ये आपका सूत्र होता है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें इसका सूत्र होता है, देखिए I0 का मान हमने ज्ञात किया था, I0 का मान 3.5 है ना, तो हम रखेंगे 3.5 √2। ठीक है, आपको फिर क्या कर देना है, परिमेयकरण कर देना है। √2 ऊपर का √2 जब गुणा करेंगे, जब नीचे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 3.5 √2 फिर 2 आ जाएगा। देखिए इधर सॉल्व कर देते हैं, 3.5 √2 अपॉन 2, इतना आ जाएगा ना फ्रेंड। तो आपका ये आप आंसर रख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको सॉल्व करना है तो √2 का मान रख देंगे, और भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना आगे करोगे तो गलत भी हो जाता है, तो इसलिए आप इतना ही करिएगा। इसका आंसर IMRS बराबर आपका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। अब देखिए, और दूसरे में क्या पूछा था कि आवर्त, देखिए फिर क्या पूछा था कि आवर्तकाल, हमें क्या ज्ञात करना है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल हम ज्ञात करेंगे टी का मान, यानी तो टी का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो टी जब ओमेगा बराबर क्या होता है, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ओमेगा बराबर होता है पाई, एक सेकेंड, कितना होता है याद करिए, हाँ 2 पाई, क्या होता है 2 पाई बटे टी, ये आपका ओमेगा बराबर सूत्र होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ओमेगा का मान ज्ञात किया था ना, तो देखिए आपको दिखा देते हैं, ओमेगा का मान हमने ज्ञात किया था, ये लिखा है, ये देखिए ओमेगा का मान हमने ज्ञात किया था, तो इधर हम ओमेगा की जगह रखेंगे। ठीक, इधर रखेंगे हम ओमेगा की जगह में, ओमेगा का मान कितना दिया था, 628 बराबर 2 पाई, 2 पाई लिख देंगे। ठीक है, या तो 2 पाई, पाई का मान कितना होता है वो रख दीजिए, आप पाई रखे रहिए, और टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब टी का मान जब कैंची गुणा कराएंगे, देखिए सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए क्या आएगा, 628 टी बराबर 2 पाई आ जाएगा। अब जब इसे पश्चांतर करेंगे तो 2 पाई बटे 628 आ जाए। आप इतना भी रख सकते हैं, और आगे सॉल्व करना है तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिए पहले आप 2 से काट दीजिए, देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो आ जाएगा आपका आंसर पूरा पाई बटे 314। ठीक, टी का मान आ जाएगा पाई बटे 314, ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ठीक, आपको इस प्रकार से कर देना है, इसका राइट आंसर है
और इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर अब किसका मान कालांतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। कालांतर आप देखिए, यहाँ पर कालांतर ज्ञात करते हैं, कालांतर निकालना, ठीक है, कालांतर ज्ञात करना है। तो कालांतर बराबर सूत्र होता है, समझना। तो कालांतर ज्ञात करना है हमें, जैसे कि आपने क्वेश्चन में दिया था कि कालांतर, देखिए किसमें क्या है, धारा तथा वोल्टता तथा धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि धारा का, ये हमने इसे ज्ञात कर लिया, ये भी ज्ञात किया, अर्धकाल भी ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। देखिए धारा का मान इतना दिया गया है, वोल्टता का मान इतना दिया गया। यदि आपने धारा के मान को धारा से आई माइनस वी कर दिया, यानी धारा से आपको वोल्टता घटा देंगे, तो आपको उनके कालांतर का मतलब क्या होता है, समझिए, सोचिए। कालांतर, अंतर, अंतर, काल यानी काल में समय, अंतर, कालांतर मतलब उनके बीच के अंतर, समय का अंतर, उनके बीच का अंतर कितना है, धारा और वोल्टता के बीच। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चनों को अच्छे से समझना होता है। आप सवाल को कुछ चुटकियों में कर लेंगे फ्रेंड। तो आपको क्या करना है कि आपको धारा और वोल्टता के बीच में कालांतर यानी उनके बीच का अंतर ज्ञात करना, अंतर, अंतर यानी घटाना है, तो आई माइनस वी कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम कालांतर को फाई से व्यक्त करते हैं, देखिए हम फाई से व्यक्त करेंगे, वो देखिए इधर सॉल्व करते हैं। जब हम फाई से व्यक्त करते हैं, आई का मान देखिए इसमें कितना दिया गया है, आई का मान 3.5, देखिए आपको यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम, देखना जब सॉल्व करेंगे देखिए तो आपको क्या करना है, धारा का मान था पाई/6 माइनस, फिर आपको वोल्टता का मान कितना दिया था, माइनस का पाई/6। तो इसे क्वेश्चन में कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे आप देखिए तो क्या हो जाएगा, पाई/6, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई/6 जब बराबर, देखिए अब जब ला चलेंगे 6 पाई 2 पाई हो जाएगा, ठीक, 2 पाई, 1 से 2 3 6 पाई/3। इसका आंसर कितना आ जाए, कालांतर बराबर आंसर आपका आ जाएगा, कालांतर बराबर आपका कितना आंसर आएगा, पाई/3, ये आंसर आ जाएगा। तो हमने देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं। और फ्रेंड इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। हाँ दोस्तों, एक बात और कि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं। लाइक कर दिया करो, लाइक करने में क्या है, आपको बस कर देना है, ठीक है। ओके, आप चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। फ्रेंड हम जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं वो लिख के लिए आया करेंगे, क्योंकि टाइम की बचत होगी और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको दिखाते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। पहले में लिखना है कि इनका उपयोग चिकित्सा कैंसर में कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो पहले पॉइंट में आपको इसी तरह लिख देना है फ्रेंड। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है, ठीक है। और इसके आगे 3 से 4 लिखने से विशेषता है, 2 और आपको लिखना है, दिखाते हैं इसे भी। देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि इनकी आवृत्ति परिसर 3×10⁻22 से 10×10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है इनका उत्पादन कहाँ से होता है, उत्पादन परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने पर होता है। और फिर उस क्वेश्चन में दिया था कि किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती, तो आपको लिखना नोट लगा, गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी किरणों से तरंगदैर्घ्य से कम होती है। क्या होता है कि गामा किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है, जो पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य से कम होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको देना है। आप चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अंगा है इसमें, देखिए इसमें स्टार लगा, इसे नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 5वें का। इसमें क्या दिया गया है, क्राउच कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों को की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउच कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए उसमें क्या दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन तो दिखा दिया है फ्रेंड कैसे करना है, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में दिया गया क्राउच कांच में समावतल लेंस बनाना है। तो क्राउच का देखिए कोई एक समावतल में उत्तल लेंस भी है और ये अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस है, मान लीजिए एक समावतल यानी अवतल यानी समान अवतल, अवतल में समान अवतल है। तो इसमें क्या दिया गया है कि उनकी त्रिज्याएं कितनी होंगी। तो देखिए इसका R1 मान लेंगे, फिर ये अवतल लेंस का R2 मान लेंगे। जो त्रिज्या इसकी मानेंगे उसकी त्रिज्या ये इसकी R1 की त्रिज्या जितनी मानेंगे उतनी R2 की त्रिज्या मानेंगे, क्योंकि इनकी त्रिज्या बराबर हो जाएंगी। तो R1 का मान मान लिया R, ठीक है। R2 का मान लिया वो भी R, ठीक। लेकिन देखिए ये समतल अवतल जो अवतल ये मतलब ये लेंस जो लगा है समावतल है, तो जो इस साइड हुआ करते हैं फ्रेंड वो माइनस के होते हैं, इसलिए इसका मान माइनस में हो जाएगा। R1 का मान -R, R2 का R हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी इसमें क्या दिया था कि लेंस की क्षमता, तो क्षमता P बराबर -2.5 डायोप्टर दिए थे, ठीक है। और देखिए फिर इसके बाद हम इतना दिया गया है फ्रेंड, ठीक। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व क्या करना है कि अब फोकस दूरी, अब देखिए फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, मतलब देखिए एफ का मान ज्ञात करेंगे। तो एफ का मान होता है 100/P, 100/P यानी ये क्या है लेंस की क्षमता। यदि ये किस में मान आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। 100/-2.5 रख देंगे, P का मान इतना था, ठीक है। जब इसका हम भाग देंगे फ्रेंड तो आपका -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप भाग ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप n का मान भी इसमें फ्रेंड दिया था, देखिए आपको दिखा भी देते हैं। देखिए इसमें अपवर्तनांक 1.65 अपवर्तनांक का मान भी दिया है, n का मान दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाएंगे, देखिए सूत्र करेंगे तो 1/f -n-1 कोष्टक बंद 1/R1 -1/R2 ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, देखिए फ्रेंड ये सूत्र है, ठीक है। सूत्र है, याद रखना, ये आपको याद करना होगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद इनके एन का मान रख देंगे, यहाँ पर आपको एन का मान रख देना है और इधर R1 का मान, R2 का मान रख देना है। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए हमने एफ का मान कितना है था, -40 आया था ना, देखिए रखा। फिर एन का मान क्या है 1.65 है, -1 रख देंगे, इधर 1 रखा, ठीक है। 1/R1, R1 का मान कितना है, R दिया गया है माइनस का है, यहाँ दिया था कि R1 का मान R दिया था माइनस का, ठीक है। R2 का मान R है, तो यहाँ हम रख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए 1/-40 सेंटीमीटर इसी तरह आपको रखना है, इसे भी इसी तरह रख लेना है, ठीक है। ये उसी प्रकार से आपको रख लेना है। फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे सॉल्व करना है। देखिए ये देखिए आपको 1/-40 है, देखिए 1/-40, ठीक। 1/-40 हो गया। फिर आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए इसमें जब 1.65 -1 जब इसे घटाएंगे फ्रेंड तो 0.65 आएगा, ठीक है। जब इसका लासा लेंगे तो R आ जाएगा, लासा -2 आ जाएगा, ठीक है। आपको लासा लेना आता होगा फ्रेंड, आई होप, मैं ऐसा करती हूँ। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। फिर इसको आपको उसी तरीके से लिख लेना है। फिर आपको ये 0.65 को गुणा कराना है -2 में, जब गुणा कराएंगे तो आपका इतना आ जाएगा 1.30 आ जाएगा, ठीक है। R नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आपको कैंची गुणा कर देना तो R1 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो आंसर R1 का मान इतना आ जाएगा। जब हमने R1 का मान R लिया था, देखिए आपको हम दिखा देते हैं फ्रेंड कि जैसे कि हमने R1 का मान R लिया था, R2 का मान R लिया था, दोनों का मान 1 लिए थे, तो इनके उत्तर भी 1 ही आएंगे।
R1 जैसे देखिए R1 का मान 52.001 है, तो इसी R2 का मान भी इतना ही आ जाएगा। आपको लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड। R2 का मान भी लिख लेना है। R2 का मान 52.00। इसका आंसर भी यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खाए, इसको हम नहीं करेंगे, स्टार लगाए। अब का करेंगे श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगम। ये क्या है आपका, ये आपका जो क्वेश्चन है ये डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करना देखिए, आपको LCR परिपथ बना लेना, ठीक है। LCR परिपथ बनाना है। देखिए आपको इस प्रकार से LCR परिपथ बना लेना है, जिसमें LCR V बराबर V0 sin ओमेगा t इस पर लिखा। अनुनादी की स्थिति में क्या होता है, जैसा कि आपने फ्रेंड कोचिंग तो की होगी, कोचिंग किया होगा, पढ़ स्कूल गए होगे, तो इतना तो पता होगा कि XL का मान, जिन लोगों ने फ्रेंड चैप्टर को पढ़ा है तो उन लोगों को ये सवाल जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि XL का सूत्र होता है WL। अनुनादी की स्थिति में XL बराबर XC हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो XL का मान जो होता है WL हो जाता है, XC का मान 1/WC होता है, ठीक। जिन लोगों ने फ्रेंड नहीं पढ़ा है तो वो लोग अपना फिर रट्टा करें बनाएं। वैसे मैं आपको ऐसे इस प्रकार समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो XL का मान, XL का सूत्र होता है WL, XC का मान 1/WC होता है। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए ये W है, ये W है, और W नहीं है, ये ओमेगा जिसे बोलते, हम ऐसे बोल दे रहे हैं कि W से आपको याद रहेगा ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है। जब ओमेगा ओमेगा गुणा करेंगे WC हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/LC। जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। और फिर देखिए ओमेगा का फिर सूत्र होता है ओमेगा का 2 पाई f, ठीक है। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर 1/LC लिख देंगे। ये जो स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम यहाँ भेजेंगे तो ये रूट का रूप ले लेगा। जो पूरे में रूट का, देखिए रूट भी ये पूरे में रूट का ले लेगा, लेकिन जब रूट का मतलब होता है जो रूट के अंदर होता है तो उसका गुणा होगा, तो एक गुणे एक करेंगे तो एक आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसे LC में केवल रूट लगा दिया, ठीक है। 2 पाई f। अब ये जो f इधर रखे रहेंगे, फिर जो 2 पाई होता है इसे पश्चांतर करेंगे। जब इसे पश्चांतर करेंगे फ्रेंड तो 1/2 पाई आ जाएगा और रूट के अंदर LC आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आपको इस प्रकार से करना है, इसे रट्टा कर लेना है, ये आती जरूर है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो इसे भी हम आपको दिखाते, ये थ्योरी है तो आपको लिखाई मिलेगी। देखिए बोहर के परमाणु मॉडल का, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट में लिखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं बंद कक्षाओं में घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं बंद कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक हो। जिसमें h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अभी चारों उन्हीं बंद कक्षाओं में घूम सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमता है, ठीक है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। वहां वह केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक 8 सेकेंड तक, ठीक, 8 सेकेंड तक ठहर कर फिर किसी भी नीचे कक्षा में लौटता है तथा लौटते समय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जन करता है। यह ऊर्जा दोनों ऊर्जा, आगे नेक्स्ट पेज में लिखा है, देखिए दिखाते हैं। फिर आपको लिखना है स्रोत की ऊर्जा के उसी के आगे लिखना है, स्रोत की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। HR बराबर E2 - E1 लिख लेना है, अथवा ये भी इसका सूत्र होता है डेल्टा E बराबर E2 - E। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रश्नोत्तर नंबर 5 में का घ, अथवा इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है फ्रेंड, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म के, ये सॉरी नहीं ये वाला, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए।
तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ऊर्जा का मान इतना दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोणीय संवेग ज्ञात करना, तो कोणीय संवेग हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें ई का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। फिर आपको लिखना है एनवी कक्षा में ऊर्जा, एनवी कक्षा में ऊर्जा En बराबर -13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका सूत्र है फ्रेंड, ठीक है, ये सूत्र है, इस सूत्र है। फिर सूत्र में आपको रखना है। देखिए ई का मान जब रखेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सूत्र है, इधर रखेंगे। जब इन्हें बराबर करेंगे, जब हम बराबर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, ठीक है। -3.4 एन स्क्वायर माइनस, फिर क्या निकलेगा, माइनस बराबर -13.6 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ एन एन हम रखे रहेंगे, फिर ये 3.4 को हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। जब इसे आप भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 4 आ जाएगा, जब इसे हम वर्ग भेजेंगे तो एन का मान हमारा 2 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। फिर कोणीय संवेग का सूत्र होता है NH/2 NH, जो H होता है फ्रेंड, ये प्लांक नितांक होता है, ठीक है। तो n का मान हमें रखना, n का मान तो 2 आया है। फिर प्लांक नितांक का मान फ्रेंड 6.2, n का मान हम 2 रखेंगे और h का मान 6.6 × 10⁻34 होता है, ठीक। बटे 2 का 2 रखेंगे और पाई बराबर 3.14 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि क्या पॉइंट हटाएंगे तो 100 को गुणा ऊपर, 100 को गुणा ऊपर और नीचे दोनों तरफ कराएंगे। जब इसको 100 देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर से फिर क्या होंगे, ये जो दशमलव है दशमलव हट जाएगा, ठीक, दशमलव हट जाएंगे। देखिए इतना आ जाएगा। जब 66 का गुणा 100 से कराएंगे तो 660 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक जीरो तो खा जाएगा, एक जीरो बचेगा तो 660 बन जाएगा। इसमें दोनों जीरो खा जाएंगे तो बचेगा 314 गुणे 10⁻−34 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे आगे फ्रेंड, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा फ्रेंड। आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, जूल सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको खंड या से पढ़ाएंगे, ठीक है, खंड या से पढ़ाएंगे। बाय बाय, और बाय बाय फ्रेंड। और हमारे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।